देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नई संभावनाएं खुली। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इन अवसरों का लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसके लिए हम अपने विश्वसनीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में और मजबूत कर रहे हैं। मोदी ने इस साझेदारी को दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का अनुभव किया जा रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनके विकास को प्राथमिकता देने वाला विजन है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा यही सुनिश्चित किया है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी से आमजन तक पहुंचेगा। 10 साल पहले शायद ही कोई सोच सकता था कि 4 लेन की सड़कें बन पाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम है जो जनता के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था
कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू बानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी। हमें चौरी चौरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों के कारण जाम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, धार्मिक गतिविधियों से सड़क जाम नहीं होगी, नमाज मस्जिद और ईदगाह में पढ़ी जाए। सार्वजनिक मार्ग बाधित करना स्वीकार नहीं। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज उत्तराखंड में कायम रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 4 धाम यात्रा में शांति प्राथमिकता और सड़कें जनता की आवाजाही के लिए हैं। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और 4 धाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। 4 धाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। 4 धाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, 4 धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको नमाज करनी है करें, भी नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा परिवार का संरक्षण किया है, जबकि उनका दल पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिद्धांत पर काम करता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी के अवसर मिले हैं और यह सरकार युवाओं के विकास और रोजगार पर केंद्रित है। आज एमएसएमई विभाग में निदेशालय में मैं और मैंने सभी अधिकारियों के साथ जो हमारा सरकार की योजनाएं हैं एमएसएमई विभाग की, क्योंकि माने आज सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख से अधिक एमएसएमई की इकाइयां हैं, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग
इसके साथ जुड़े हैं और आगे जो रोजगार परक योजनाएं हैं, कैसे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, उसकी विस्तार से मैंने चर्चा आज की है। और मुझे विश्वास है कि हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को, जो हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास की यात्रा में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से, एमएसएमई विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम भविष्य में जो योजनाएं हैं हमारी, उन योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलें, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, हम पूरी जगह तत्पर हैं। तो क्या लगता है कि जो इनको पीडीए का नारा था, कहीं ना कहीं विफल कर सकता है? देखो, पीडीए के नारे के बारे में सब लोग जानते हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी का गठन पिछड़ों की राजनीति करने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो सरकार बनने के बाद जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं तो उनका चरित्र पूरा प्रदेश जानता है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग सफाई में बैठ के परिवार के लोगों का संरक्षण करते थे। उनके एजेंडे में केवल परिवार के लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मंत्री जी, कानपुर के आसपास लगभग 3,500 फैक्ट्रियां हैं। कहीं ना कहीं अब जो श्रमिक हैं वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि विभाग उनको समझाने में असमर्थ? नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, लेकिन ये लोगों का एक नेगेटिव एजेंडा है, लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने विभाग की ओर से और सरकार की ओर से उन सभी श्रमिक भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम लोग परस्पर उनके संपर्क में हैं और जो उनके विषय हैं, जो उनके कोई मुद्दे हैं, उनको सबको बैठकर सहमति के आधार पर हम लोग उसका समाधान करें। अब ये प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया में है वो, और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट की बैठक करके केंद्र को इसका प्रस्ताव भेज के बहुत जल्दी कर उद्योगों के लिए कोई योजना है? क्योंकि छोटे-छोटे उद्योग से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। नहीं, अभी बड़े उद्योग से नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई विभाग में लगभग 500 करोड़ तक के इंडस्ट्री इसी डिपार्टमेंट में आ रही है। हमारी जो विभाग की योजना है वो लोग, हमारे युवा रोजगार और स्वरोजगार की ओर बढ़े, उसके लिए हमारे विभाग के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, कॉकरोच पार्टी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क केवल जल आवश्यकता के आधार पर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया, जहां पानी की जितनी आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से शुल्क लगाए जाएंगे। यह शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे। खुले क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में शामिल नहीं होंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम होगा और जल उपयोग के हिसाब से न्याय संगत शुल्क सुनिश्चित होंगे। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहाँ तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बढ़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने, हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े, उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे।
क्योंकि चीजें तर्क संगत और न्याय संगत थी ही नहीं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन एफएआर और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड जीपीए से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे 50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 एफएआर वाली प्रेमिसेस अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने जिसके ऊपर पहले आईएफसी चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। तो ये फर्क है। और अगर ई एंड एफ कैटेगरी है उसको जो है अब केवल 2,70,000 यानी उसको 50% रिबेट मिल गई तो केवल 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही जो जी और एच की कैटेगरी है तो उसे मात्र 1,62,000 रुपए जो कि 70% छूट के साथ में है 1,62,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये फर्क है। और इसी तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्री है कोई 1,000 स्क्वायर वर्ग मीटर की, तो उसको यदि 150 उसका एफएआर है, 4 मंजिला वो बनी हुई है,
तो ए एंड बी कैटेगरी की उस बिल्डिंग पे अभी वर्तमान चार्जेस के हिसाब से अगर हम बोले तो 57,67,871 ये चार्ज लगते थे। तो लगभग 57,67,000 चार्जेस लगने वाली प्रेमिसेस को अब मात्र 8,91,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फर्क है। तो ये ई एंड एफ कैटेगरी का अगर वही सेम 1,000 स्क्वायर मीटर की 150 FAR 4 स्टोरी बिल्डिंग अगर है तो उसे ई एंड एफ कैटेगरी वाले को लगभग 16.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब इस योजना के तहत उसे देने पड़ेंगे केवल 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। और जी एंड एच कैटेगरी को मात्र 2,67,300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा फर्क, क्योंकि ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।